हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आपसे तो मैं सेट पेपर वन का आपका पार्ट टू कराने वाला हूँ। सेट पेपर वन का पार्ट टू कराने वाला हूँ। जैसे कि वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे सुनकर मैंने इस वाले क्वेश्चन पेपर का मैंने आपसे सुनकर एक से लेकर आपके 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा देते हैं। तो आज की एक से लेकर 19 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा देता। आज की इस क्लास में आपको 20 से लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन बच गए थे उसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, जो 5 तारीख का 5 मार्च का और आपका 5 मार्च का एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ उसके सारे सारे जो क्वेश्चन आपके आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवीसी में आए हुए आएंगे, बार बार रिपीटेड होते आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ इस वाली क्लास के अंदर में, तो इसलिए आप स्टूडेंट को इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पूरा जरूरी है। और आपका 70 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन पेपर होता है, तो मैं आपकी ये कोशिश करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करने मैं आपको कोशिश करूंगा कि 70 में से 70 मार्क्स आपको दिला दूं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर लेकर क्या क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, जिससे कि आपके 70 में से 70 मार्क्स आपके पूरे बक्के बट्टे बट्टे में से बट्टे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी आपको क्या करना है, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, और इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे एमसी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के नंबर सारे एमसी क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने से सामने आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है। ठीक है, वही सब मैंने करा रहा हूं। तो आपको जो प्लस में आपको पता ही होगा, जो भी मैं क्वेश्चन पेपर कराता हूं आपको इंपॉर्टेंट नहीं कराता हूं, फालतू आलतू फालतू वाली कोई चीज कराते ही नहीं मैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, एंड भी बिलीव और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। एंड आपसे स्टूडेंट को क्या करना है, इस वाली वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दो एंड कमेंट जरूर करना, वीडियो पर कमेंट जरूर करना। ठीक है, लाइक कर दोगे कमेंट करोगे ना, तो देखो लाइक और कमेंट करते ना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज ये दोनों चीज बहुत ज्यादा करना, प्लीज प्लीज प्लीज। कमेंट करते ना बहुत अच्छा लगता है। देखो आपको जैसे कि कहने का मतलब कि अब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अगर एक कमेंट आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है ना। प्लीज कमेंट जरूर करना। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो ये हमारे 20 नंबर क्वेश्चन से हमारे को करना स्टार्ट करना था। हमारे को 19 तक क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो 19 से 20 से क्वेश्चन करना हमारे को। चलो करते हैं। हमारा खंड सी हैगा, और ये खंड सी के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है। ठीक, चलो करते हैं। तो हमारा हैगा एक विज्ञान, ठीक है, विज्ञापन कंपनी, ठीक है, को युवा वयस्कों के लिए, ठीक है, युवा वयस्कों विज्ञापन कंपनी, ठीक है, युवा वयस्कों के लिए एक नए पर्यावरण अनुकूल और उत्पाद का विज्ञापन बनाने के लिए काम पर रखा। सॉरी, क्या है हमारा युवा, ठीक है, युवा वयस्कों के लिए एक नए पर्यावरण अनुकूल, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल मतलब पर्यावरण को ना नुकसान पहुंचाने वाला उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए काम पर रखा गया है। मतलब कि इसको उत्पाद का जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, विज्ञापन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, उसको इसके लिए काम पे रखा गया है। विज्ञापन डिजाइन करते समय, ठीक है, करते समय कंपनी को लक्षित दर्शकों की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें, जिसे जिसे जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कहने मतलब है कि भाई विज्ञापन डिजाइन करने से पहले विज्ञापन के अंदर में उसको क्या क्या बताना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए, जिससे कि हमारा जिससे कि जो हमारा लक्षित दर्शक हैगा, जो भी हमारे जो युवा वयस्क हैंगे, उन तक उस बातों को पहुंचा दिया जाए, और उनके और ठीक है, बस यही चीज पहुंचा दिया जाए जिन्हें ध्यान में रखना। तो किन किन चीजों का ध्यान, मतलब जो भी हमारे युवा तक हमारे को उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहला ये मेरा पहला पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। 3 नंबर क्वेश्चन तो हमारे को कितने पॉइंट लिखना जरूरी है, 3 पॉइंट लिखना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला हम लिखने पर्यावरण चेतना लिखेंगे। ठीक है, युवा वयस्क आमतौर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक है, और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। पर्यावरण अनुकूल मतलब जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वो उन प्रोडक्ट को, उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, विज्ञापन में उत्पाद के टिकाऊपन और पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय लाभों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो मतलब कि उसके अंदर में जो विज्ञापन हम जब तैयार करेंगे, उसकी रूपरेखा को हम तैयार करेंगे, लिखेंगे कैसे कैसे हमारे को करना है, तो उसको हमारे को जो विज्ञापन के ऊपर में टिकाऊपन प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, ये टिकाऊपन पे हमारा क्या प्रोडक्ट आएगा, प्लस में पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय लाभकारी आएगा। ठीक है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो ये सब बताएंगे, तो इससे हमारा फायदा होगा प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करने में। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे डिजिटल साक्षरता। ठीक है, ठीक है, डिजिटल साक्षरता और सोशल मीडिया का उपयोग। ठीक है, इसका हम उपयोग करके हम विज्ञापन कैसे करेंगे, हम इस सोशल मीडिया का यूज करेंगे। यह समूह, ठीक है, यह जो समूह होता है, मतलब कि जो हमारे युवा वयस्क होते हैं हमारे, यह समूह सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और विज्ञापन अभियान मुख्य रूप से इन प्लेटफॉर्म पर
प्लेटफॉर्मों पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो विज्ञापन आपको कहाँ-कहाँ पे करना चाहिए, हमारे को इन सब प्लेटफॉर्मों पे करना चाहिए जिससे आकर्षक और साझा करने योग्य सामग्री जैसे कि हमारा वीडियो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उपयोग किया जाए, ठीक है। और तो उसके अंदर में जो भी आकर्षक और साझा करने योग्य जो भी सामग्री है उसके मतलब कि हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर अपने इस प्रोडक्ट के बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हमारा नैतिकता और ब्रांड मूल्य, ठीक। युवा वयस्क उन ब्रांडों का समर्थन करना पसंद करते हैं जिनके मूल्य, ठीक है, जिनके मूल्य उनके अपने मूल्य के साथ रखेंकित संरेखित, ठीक है, संरेखित होते हैं। मतलब कि जैसे कि उनके जो भी विचार होते हैं, जैसे युवा के जो भी विचार होते हैं, ठीक है, तो वह अपना युवा जो होता है ना, अपने विचार जैसे ही जो प्रोडक्ट होते हैं उसको खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन में कंपनी की ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को उजागर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे लोग जो होते हैं युवा वैसे उनको उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए मार्को को अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन करते समय पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 21 है। गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति के ठीक होने में पुनर्वास के महत्व का विश्लेषण कीजिए। पुनर्वास मतलब फिर से बसना, ठीक है, फिर से बसना मतलब फिर से वही सब चीजें, वही सब गतिविधि करना उस व्यक्ति के साथ में। जैसे कोई गंभीर मानसिक बीमारी से वह जूझ रहा था, अब क्या होगा, वह धीरे धीरे ठीक हो गया है, तो उसमें पुनर्वास के महत्व, मतलब पुनर्वास का मतलब, शब्द का मतलब है फिर से बसना। क्या होता है, फिर से बसने का महत्व, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, वही सभी क्रिया करना चाहिए जैसे कि उस जिस समय पे व्यक्ति क्या था, नॉर्मल था, तो हम जो जो क्रिया करा करते थे वैसी क्रिया को उस व्यक्ति के साथ में किया जाए फिर से, ठीक है, जिससे कि ना उसको बचने में, फिर से सामाजिक ताल में मिलाने के अंदर बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा, व्यक्ति सामान्य व्यक्ति जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसे लगेगा नहीं कि मुझे गंभीर मानसिक बीमारी था, मैं उससे दूर हो करके उससे ठीक होकर आया हूँ, ये सब, ठीक है। तो व्यक्ति के ठीक होने में पुनर्वास में फिर से जो बातचीत, जो फिर से जो पहले जैसी स्थितियों को, पहले जैसी परिस्थितियों को करने पे, ठीक है, करने के महत्व का विश्लेषण करना है, ठीक है। चलो करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला हमारा है कि पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, पहला जो हमारा होता है कौशल विकास, इससे क्या होता है, कौशल विकास होता है, ठीक है। पुनर्वास व्यक्तियों को समुदाय में रहने, सीखने और काम करने के लिए आवश्यक भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हमारा पुनर्वास क्या करेगा, हमारा फिर से उसमें बसने के अंदर में हमारा पुनर्वास व्यक्ति को समुदाय में रहने, सीखने, काम करने के लिए आवश्यक भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक कौशल विकसित करेगा, करने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब फिर से वही सभी प्रक्रिया करना जिससे कि वह क्या हो, व्यक्ति ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। दूसरा हमारा है व्यापक दृष्टिकोण। इसमें कौशल प्रशिक्षण, समस्या समाधान, दवा प्रबंधन, व्यावसायिक पुनर्वास और सामाजिक समर्थन सहित व्यापक उपचार रणनीतियां शामिल है। मतलब कि जिससे कि ना व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इसमें ना व्यक्ति के अनुरूप, जैसे भी व्यक्ति होगा उसके अनुसार हर एक गतिविधि को डिजाइन करना जिससे कि वह क्या हो जाए, फिर से सामान्य हो जाए, ये सब लिखा गया है, ठीक। तीसरा हमारा जीवन की गुणवत्ता। पुनर्वास का लक्ष्य है व्यक्ति की कार्यात्मक हानि को कम करना, मतलब जो भी वह कार्य करा करता था पहले, ठीक है, वह फिर से उसी कार्य को करने लग जाए, ठीक है। मतलब कि उसको जो कार्य जो छूट गया था उसकी भरपाई करना, ठीक है। और वो उन्हें दैनिक जीवन की समस्या को निपटने में सक्षम बनाना, ठीक है, जो भी दैनिक जीवन की समस्या होती है जिससे उसकी समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। तो ये 3 पॉइंट्स है, इसके अलावा और भी मेरे पास पॉइंट्स है, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट भी, कोई भी 3 बेस्ट आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 22। अमन शैक्षणिक दबाव के कारण चिंता का अनुभव कर रहा है। वह अक्सर सोचता है मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं एक असफल हूँ। यह विचार उसे सामाजिक गतिविधि और दोस्तों से दूर कर देते हैं। अमन की चिंता को प्रबंधित करने में रेशनल इमोटिव थेरेपी रैट कैसे मदद करेगी, ठीक है। तो मतलब कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, एकदम नकारात्मक अपने बारे में सोच रहा है। तो इसकी ये जो हमारा डैट होता है, डैट जो ये हमारे क्या आएगा, एक प्रबंधन, जो हमारी जो समस्या आएगा, इसका प्रबंधन विधि है जिसके द्वारा समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो उसके बारे में कैसे मदद करेगा वह हमारे को लिखना है। चलो करते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, एक सेकंड हो जाए, देखो तर्कहीन विचारों को पहचानना, पहला ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, ठीक है। 4 पॉइंट है, कोई भी 3 बेस्ट आपको को पॉइंट याद करना है, लिखना है, ठीक है। तो आपको देखो मैं हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है 70% आपको मैं यहीं पे याद करा दूंगा, ठीक है, यहीं पे याद करा दूंगा, यहीं पे समझा दूंगा। बस जो 30% है ना, प्लीज 30% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा।
ठीक है, कल सुबह उठ करके ना इसे रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक, करते हैं। तर्कहीन विचारों को पहचानना। तर्कहीन मतलब बिना बिना मतलब वाली बातों को क्या करना, पहले पहचानना। तो रैट अमन को उसके तर्कहीन विचारों जैसे कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं एक सफल असफल हूँ को पहचानने में मदद करेगा, ठीक है, करेगी। और ये विचार शैक्षणिक दबाव के कारण उत्पन्न हुई है। ये विचार के शैक्षणिक दबाव, ठीक है, पढ़ने लिखने के दबाव के कारण क्या आएगा भाई, उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट हमारा विचारों को चुनौती देना। ठीक है, विचारों को चुनौती देना। थेरेपिस्ट अमन को इन विचारों की तर्कसंगता पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब कि जो बातें जो सोच रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा हूँ भाई, मैं तो अच्छा हूँ ना, मैं तो पढ़ लिख रहा हूँ, क्यों नहीं अच्छा हूँ। ठीक है, इस पे आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वह सीखेगा कि यह विचार अक्सर अंतरंजित और निराधार होते हैं। अंतरंजित में बेकार होते हैं, निराधार कुछ उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तीसरा है हमारा स्वास्थ्य सोच विकसित करना। रैट अमन को इन नकारात्मक विचारों को अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदलने में मदद करेगी, जिससे उसकी चिंता कम होगा और वह बेहतर महसूस करेगा। ठीक है, ये सब करेगा। तो ये 3 या 4 आएंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे उसको करना है। और इसका पीडीएफ, आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आंसर की का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। आपको मैं क्वेश्चन का पीडीएफ और आंसर का पीडीएफ दोनों सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आएगा 23 मानव गत्यात्मक दृष्टिकोण में बताए गए चेतना। ठीक है, चेतना के स्तरों की व्याख्या कीजिए। चेतना के जो स्तर होते हैं, इसको हमारे को जो भी हमारे इसके चेतना के स्तर जो भी लेवल होते हैं वह हमारे को बताना है। चलो करते हैं। पहले चेतना का अर्थ क्या है उसमें ना, सचेत या जागृत अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, विचारों, भावनाओं और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहता है। क्या है हमारा, ये एक जागृत एक्टिव अवस्था होता है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपने बारे में, ठीक है, अपने विचारों के बारे में, भावनाओं के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में क्या रहता है, जागरूक रहता है। ठीक है, तो इसको हम चेतना कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इसके प्रकार क्या होता है। पहला ये प्रकार है, दूसरा ये प्रकार है, तीसरा ये प्रकार है। ठीक है, तो हमारे को बेसिकली इसको लिखने, ये जो चेतना का जो परिभाषा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इसके अंदर में। ठीक है, इसको लिखना मत, क्वेश्चन क्या है आपको सिर्फ सिर्फ जो स्तर होते हैं, पहला स्तर ये, दूसरा स्तर ये, तीसरा ये स्तर ये, तीनों के तीनों हमारे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, पहले कहते हैं चेतना मन। इसमें इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसके बारे में हम किसी भी क्षण जागरूक होते हैं, जैसे कि हमारे वर्तमान विचार, भावनाएं, ध्यान, मतलब कि जो भी हमारा प्रेजेंट में हम क्या क्षण, किसी भी क्षण जागरूक होते हैं। ठीक है, कोई भी सडनली टॉपिक जिसके बारे में हम क्या, जैसे कि हमारे को कि मुझे ये काम करना हैगा, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण था, इसको करना था यार, फटाफट उन्होंने बोला था कि पहले ये काम करना जरूरी है। तो ये मतलब कि जो भी हमारे सडनली, ठीक है, जैसे कि मतलब किसी भी क्षण जागरूक होते हैं, जैसे कि हमारे वर्तमान विचार, भावनाएं, ध्यान। ठीक है, इसी चीज पे, किसी भी चीज पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे करते हैं हमारा, जैसे कि मुझे किसी को ना एक फाइल ट्रांसफर करनी तो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो सडनली आया, तो हमारा वर्तमान विचार है। ठीक है, अवचेतना मन। ठीक है, अवचेतना मन, इसमें वह विचार, भावनाएं और यादें शामिल होते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में चेतना, ठीक है, चेतन जागरूकता में नहीं होते। क्या होता है, वर्तमान में चेतन जागरूकता में नहीं, तो मतलब कि वर्तमान में नहीं होते, लेकिन जिन्हें आसानी से याद किया जा सकता है और चेतन मन में लाया जा सकता है। ठीक है, और मन के अंदर में लाया जा सकता है। ठीक है, ये होते हैं। थर्ड हमारा आएगा अचेतन मन। यह भावनाओं और विचारों, इच्छाओं, यादों का एक विशाल संग्रह भंडार है। ठीक है, जो हमारे सचेत जागरूकता से परे है। ठीक है, परे है, सचेत जागरूकता से परे है। और इसमें से अधिकांश अस्वीकार्य, अप्रिय होते हैं, जैसे कि दर्द, चिंता, संघर्ष की भावनाएं। ऐसा माना जाता है कि यह सामग्री छिपी होने के बावजूद हमारे व्यवहार, अनुभवों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सब विचार इसके अंदर में होते हैं। मतलब कि अचेतन मन क्या होता है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे विचार और भावनाएं होते हैं, विचार होते हैं, इच्छाएं होते हैं, यादें होते हैं, इसके अंदर में विशाल, बहुत सारी चीजों का विशाल भंडार होता है, जो हमारे सचेत जागरूकता से परे है, जो हमारे जागरूकता से क्या होता है का परे होता है, अलग होता है। इसमें से अधिकांश अस्वीकार्य, अप्रिय होते हैं। मतलब इसके अंदर में जितनी भी चीजें होती हैं भाई, अस्वीकार्य, अप्रिय, अच्छे पसंद वाले नहीं होते हैं। जैसे कि दर्द, चिंता, संघर्ष, जिसे हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वह सामग्री छिपी होने के बावजूद हमारे व्यवहार, अनुभवों को प्रभावित करती है। ये जो चिंता हो गया, दर्द हो गया, संघर्ष हो गया, ये सब छिपी रहती है, बट फिर भी जो कभी कभार हमारे सामने में आ जाते, तो हमारे कम व्यवहार को हो गया, अनुभवों को हो गया, वह प्रभावित करता है। तो ये हमारा मतलब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने व्यक्तिगत तत्व के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। व्यक्ति तत्व के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण हैगा, वह हमारे को बताना है। चलो करते हैं।
तो पहला मैंने इसका जो व्यक्ति तत्व का जो सिद्धांत आएगा, मूल सिद्धांत जो आएगा इसका, मैं व्यक्ति तत्व का जो हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण आएगा वह क्या चीज आएगा, ठीक है। तो उसको मैं समझा देता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यवहार, ठीक है, कंडीशनिंग अनुकूल, ठीक है, कंडीशनिंग बताइए अनुकूल के, एक सेकंड, ठीक है, अनुकूल के माध्यम से सीखे, ठीक है, सीखे जाते हैं, और जिसमें पुरस्कार दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने मतलब है कि देखो यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यवहार अनुकूलन, व्यवहार में सभी व्यवहार अनुकूलन के माध्यम से सीखे जाते हैं। जितने भी व्यवहार, मतलब इसके अंदर में क्या होता है, व्यवहार, जो भी बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है वह व्यवहार, ठीक है, अनुकूलन मतलब कि जो आसपास की परिस्थिति, हमारे आसपास की चीजें होती हैं के माध्यम से सीखी जाती है। आसपास के हमारे जैसे वातावरण रहेगा, तो वैसे हमारे जैसे कि हमारा जो व्यवहार होता है, जो कई सारे आपने टीचर से सुना होगा, कई सारे लोगों से सुना होगा, कि कई सारे आपने सुना होगा कि बच्चे का जो कभी भी व्यवहार जो होता है ना, बच्चे का व्यवहार का जो क्या बोलते हैं संबंध, बच्चे का व्यवहार का संबंध पता है किससे दर्शाया जाता है, उसको माता पिता से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चे का व्यवहार क्या है, गलत है, तो बोला जाता है कि माता पिता का भी व्यवहार ऐसा ही होगा। बच्चे का व्यवहार अच्छा है तो बोला जाता है माता पिता का भी अच्छा व्यवहार हो, कितना संस्कारी है, कितना अच्छा है। तो ये चीज पे सीधे डायरेक्ट हमारे माता पिता से जोड़ा जाता है। तो कहने मतलब है कि जो भी व्यवहार होता है यहाँ से मतलब है व्यवहार जो हमारे को कहाँ से मिलता है, व्यवहार हमारे अंदर में कैसे आता है, हमारे आसपास के वातावरण, माता पिता से, आसपास के वातावरण से आता है। जैसे कि कि हमारे पुरस्कार दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जिसमें हमारे पुरस्कार, जैसे कि आपको पुरस्कार दिया है किसी चीज से, जो आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसका पुरस्कार मिलता है आपका, और कोई आप गलत काम करते हो तो उसके लिए दंड मिलता है। तो ये आप इससे पुरस्कार और दंड से ना बच्चे क्या रहते हैं, उसके उनके अंदर में ना अच्छा व्यवहार आता है। तो ये मूल सिद्धांत है, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझा दिया। आगे बात करते हैं इसके, दो हमारे को लिखने थे, इसके हमारे को क्या करना था, व्याख्या करना, व्यवहारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करना था, तो करते हैं। पहला हमारा जन्मजात कारक बनाम परिवहन, ठीक है, जन्मजात कारक हमारा हो गया, ठीक है, जन्मजात कारक, या इसको हम परिवहन भी कह सकते हैं, परिवहन, ठीक है। व्यवहारवादियों का तर्क है कि आनुवांशिक या जन्मजात कारक व्यक्ति तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। मतलब कि भाई कोई भी जो व्यवहार होता है ना, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार भाई आनुवांशिक नहीं होता, ना ही जन्मजात होता है। जो व्यक्ति जिंदा होता है, जिंदा होने जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जो अपने आसपास की बातों में रह करके वह आसपास के वातावरण में जब वह रहता है कई सालों तक, तो फिर उसका व्यवहार उसका बनता है, ठीक है। ये पहले से ही बन के नहीं आता है, ठीक है। इसके बजाय परिवहन हो गया, बाहरी उत्पीड़न हो गया, व्यक्ति के व्यवहारिक विकास को आकार देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि व्यवहार कहां से आता है हमारा, परिवहन, बाहरी परिवहन से आता है, ठीक। सेकंड है हमारा क्रियात्मक अनुबंधन, ठीक है। तो स्किनर, ठीक है, स्किनर के अनुसार अनुसार जिस व्यवहार को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पुरस्कार मिलता है उसे व्यक्ति दोहराता है, और जिस पर दंड मिलता है उसे छोड़ देता है। यही उसके व्यक्तित्व की विशेषता बन जाती है, यही उसकी क्या व्यक्तित्व की विशेषता बन जाती है, ठीक है। तो व्यक्ति का जो विशेषता है हमारे, जैसे कि हम उसको सजा देंगे, कोई बच्चा गलत करता है, कोई बच्चा सही करता है, तो हम सही करता है तो प्रोत्साहित करेंगे, अच्छा करे उसको बोलेंगे गुड, अच्छा है, अच्छा करे, और गलत करता है तो भाई इसको दंड दो, जिससे कि उसका व्यवहार ना बनेगा। तो ये हमारे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेसिकली हमारे को ना, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो हमारे को ना इस वाले के अंदर में ये पॉइंट भी हमारे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 पॉइंट लिखा, 3 नंबर क्वेश्चन 3 पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने में है 24 रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट हो रहेगा, यहाँ से हमारे 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहेंगे। तो लेट्स डू इट करते हैं। आशा करता हूं आपको यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। और कोई भी दिक्कत, डाउट कुछ भी हो, या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हिमेश स्कूल में लोकप्रिय है, लेकिन अन्य स्कूलों के छात्र के प्रति बहुत असभ्य और उदासीन है, और उसके पूर्व ग्रह के स्रोतों की व्याख्या करे, ठीक है। अब देखो हिमेश क्या आएगा, हिमेश स्कूल में लोकप्रिय है, मतलब कि सभी के सभी लोकप्रिय, मतलब कि हर एक लोगों को क्या है, प्यारा है, अच्छा लगता है, लेकिन अन्य स्कूलों के छात्रों के प्रति, ठीक है, अन्य छात्रों के प्रति बहुत असभ्य उदासीन है। लेकिन जो हमारा है कि अब हिमेश का जो व्यवहार है ना, अन्य स्कूल के अन्य स्कूल के जो छात्र रहेंगे उसके प्रति जो है ना, उसका जो व्यवहार है ना सही नहीं है, ठीक है। ये कहने मतलब उसके पूर्व ग्रह के स्रोतों की व्याख्या करें, मतलब पूर्व ग्रह मतलब कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो भाई दूसरे स्कूलों के छात्रों से उसका संबंध जो है अच्छा नहीं है, वह हमारे को बताना है, ठीक। चलो करते हैं। देखो पूर्व ग्रह का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी इसको लिखना मत, ठीक है। पूर्व ग्रह का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह या वस्तु के प्रति वास्तविक तथ्यों या अनुभव के बिना पहले से ही कोई धारणा बना लेना या राय
कायम कर लेना, मतलब कि भाई हमने उस व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के बारे में हम अभी आज तक इससे पहले आमने-सामने फ्रंट टू फ्रंट मिले भी नहीं है, उसके बारे में अजीब-गरीब जो भी विचार होते हैं उसके बारे में बना लेना, तो इसको पूर्व ग्रह कहते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं, अब हमारे को लिखना है क्या, पहला हमारा दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है मेरा, पांचवा पॉइंट ये है। तो हमारे को कोई भी 3 लिखना है। पहला बात करें सामाजिक सीख, ठीक है? हिमेश ने यह व्यवहार अपने परिवार, दोस्तों या समाज से सीखा होगा, ठीक है? मतलब कि उसके अंदर जो व्यवहार, ये कैसा व्यवहार आया है, कहाँ से आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो हमारे को बताना है, ठीक है? कहाँ से आया? तो जहाँ अन्य स्कूलों के छात्रों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सामान्य हो सकता हो, उन्होंने वहां से सीखा हो। दूसरा हमारा है, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, थोड़ा रुक जाना, इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। यहाँ हमने, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है? तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमारा हो गया। तो बाहरी व्यवहार से सामाजिक सीख हो सकता है हमारा इससे, ठीक? आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड पॉइंट करते हैं, इसके अंदर ये व्यवहार कहाँ से आया है। सेकंड हो सकता है अंतर समूह, ठीक है? अंतर समूह पक्षपात, ठीक है? वह अपने स्कूल, ठीक है, अंतर समूह को चेष्ट, ठीक है, श्रेष्ठ मानता है, मतलब कि अपने अंदर के हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को, हर एक अपने दोस्त को अच्छा मानता है, और अन्य स्कूलों के छात्रों को नीचा दिखाता है, जिससे अपने समूह के प्रति वफादारी, दूसरे के प्रति असभ्यता आती है। ये भी समझना, मतलब कि अपने स्कूल को अच्छा समझना, दूसरे स्कूल को बेकार समझना, ये भी हो सकता है कारण। तीसरा मतलब रूढ़िवादिता, वह अन्य स्कूलों के छात्रों के बारे में सामान्यकृत और नकारात्मक रूढ़िवादिताएं रखता होगा, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से सत्य ना हो, ठीक है? तो मतलब कि इसके अंदर में रूढ़िवादिता, मतलब कि गलत विचार है, मतलब कि असामान्य नकारात्मक विचार है, उसके बारे में रखता होगा। तो ये सब कारण हो सकता है, जिसके कारण में हमारा पूर्व ग्रह हो सकता है, जिसके कारण में दूसरे स्कूल के छात्रों को वह पसंद नहीं करता है, ठीक? आगे कहता है चौथा पॉइंट, आप ये भी लिख सकते हो, पांचवा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे वह लिख दे। नेक्स्ट जो हमारा 25 आएगा, वह क्या आएगा, मनोवैज्ञानिक तनाव के आंतरिक स्रोतों की व्याख्या करें। मनोवैज्ञानिक जो हमारा तनाव होता है, ठीक है, हमारा जो तनाव होता है, तनाव के आंतरिक स्रोत, जो अंदर से जो भी हमारे, जैसे कि हमारे मन के तनाव बने, तो हमारे जो मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसके आंतरिक स्रोत, खुद के अंदर के स्रोत, बाहरी स्रोत की हम बात नहीं कर, तनाव के बाहरी स्रोत की बात नहीं कर रहे हैं हम, आंतरिक स्रोत, मतलब कि हम अपने बारे में क्या करना, नकारात्मक विचार सोचना, जिससे की वजह से आपके मन के अंदर क्या आ जाएगा, तनाव आना उत्पन्न होने लग जाएगा। तो इसको आंतरिक स्रोत के हमारे को वाक्य करना, 4 नंबर क्वेश्चन, कम से कम 4 पॉइंट हमारे को लिखना पड़ेगा। चलो करते हैं, ठीक है? तो मेरा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है मेरा, तीसरा पॉइंट ये है, और चौथा पॉइंट मेरा ये है, ठीक है? पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो, पूर्वता, ठीक है, पूर्णतावाद, ठीक है, पूर्णतावाद, जिसका मतलब परफेक्शनिज्म, ठीक है, परफेक्टिनिज्म, ठीक है, खुद से अत्यधिक उम्मीदें रखना, छोटी सी भी गलती ना स्वीकार करना, और जब व्यक्ति हर काम में परफेक्शन चाहता है, तो उसे निरंतर यह डर रहता है कि काम सही नहीं होगा, जिससे तनाव होता है, ठीक है? परफेक्शनिज़्म नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी, देखो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है ना, 100% नहीं होता, ठीक है? ऐसे कि आपने एक टाइम टेबल बनाया हो कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 10 आवर पढ़ने हैं, भाई 10 घंटे नहीं भी पढ़े ना, 10 घंटे नहीं भी पढ़े तो ठीक है, अगर तुमने भाई मान के चलो 5 घंटे पढ़ा, 7 घंटा पढ़ा, भले मान के चलो 1 घंटा पढ़ा, ठीक है? 1 घंटा ही पढ़ा, मगर पढ़ा तो ना। कल जाकर के आप, कल नहीं परसों जाके, परसों नहीं तरसों जाकर के भाई 10 घंटे पढ़ने लग जाओगे। ज़रूरी थोड़ी ना है भाई एक दिन में ही हो जाए सब कुछ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता भाई, ठीक है? किसी न किसी के अंदर में कुछ न कुछ कमी होती ही है, ठीक है? तो भाई कभी-कभार किसी काम के अंदर में भाई अच्छे से ना भी हो पाए तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं अपने बारे में खुद से बताता हूँ भाई, ठीक है? मैं भी अभी देखो, मैं भी अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? मेरे अंदर भी परफेक्टिविटी नहीं है, मैं भी धीरे-धीरे करके सीख रहा हूँ ना भाई, सीधी-सी बात है, हर कोई धीरे-धीरे करके सीखता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो पहले भाई पूर्णतावाद, जैसे कि फ़िल्मों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़िल्मों के अंदर में परफेक्शनिज़्म किसे कहा जाता है बताओ? फ़िल्मों के अंदर में, तो आमिर खान है ना, आमिर खान जी आएँगे, उनको कहा जाता है। ठीक है, अभी उनका जो फ़िल्म आया था 7 सितारे ज़मीन पर, ठीक है? और उन्होंने अपना थ्री इडियट्स आपने सुना ही होगा, बहुत बार देखा भी होगा आपने, तो ये मूवी बनाई थी। और भी बहुत सारी मूवी बनाई हैगी, दंगल हो गया, तो ये सब, ठीक है? तो उनके बारे में नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट लिख सकते हैं, अवास्तविक अपेक्षाएँ और विश्वास।
ठीक है, जीवन सुख, ठीक है, जीवन खुद से या जीवन खुद से या दूसरे से ऐसी उम्मीदें, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ये अलग-अलग शब्द है, ठीक है, जीवन खुद से या दूसरों से ऐसी उम्मीदें लगाना जो व्यवहारिक नहीं है। उदाहरण के लिए मुझे हर समय सफल होना ही चाहिए, या सबको मुझसे खुश रहना चाहिए। जैसे सोच तनाव का बड़ा कारण बन सकते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसके कारण तनाव हो सकता है। नकारात्मक आत्म-चर्चा, ठीक है? हर स्थिति में बुरा सोचना, ठीक है? या खुद को कमतर समझना, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, जैसे नकारात्मक सोच तनाव को बढ़ाते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। फोर्थ हमारे कारणों से अंधाधुंध चिंता और भविष्य का डर। किसी ऐसी घटना की कल्पना करना जो अभी तक नहीं हुई है और उसके प्रति भयभीत होना, अनिश्चितता के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता तनाव पैदा करता है, जिससे अनुमानित तनाव भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसके अंदर अंदर में ही खुद के कारणों से ही क्या हो रहा है, आंतरिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है? ये 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट हमने लिख लिया। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तक समझ में आ गया होगा। आज की इस क्लास को यहीं पे हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आगे जो क्वेश्चन आएंगे पूरा नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं 100% पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना। आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, एक वीडियो पर कमेंट जरूर करना, प्लीज कमेंट जरूर करना। चैनल पे आप सुने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले पार्ट का भी मैंने वीडियो बना दिया है। पार्ट का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना, क्योंकि ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, आपको जो फर्स्ट पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके आने से आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।